सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः एकवारं सर्वेषां जनानां कृते मम हार्दिकप्रणामः नमस्ते। अधुना वयम् अत्र उपस्थितो स्मः किञ्चित् ज्ञानसंवर्धनकरणार्थं। ज्ञानसंवर्धनकार्यशालायाम् अद्य वयं ज्ञास्यामः छात्रेषु कथम् उपसर्गाणां पठनपाठनं भवेत्, छात्रेषु कथम् उपसर्गाणां ज्ञानं देयमस्ति। अस्योपरि अहं साम्प्रतं किञ्चित् स्ववाण्या प्रकाशनं दास्यामि। भवन्तः धैर्यपूर्वकं शृण्वन्तु, तथा च यदि कोऽपि त्रुटिः भवेत् तर्हि भवद्भिः क्षन्तव्यम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ यात्रां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। सभी को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं उपसर्ग, तो हमारा पहला ही प्रश्न हुआ उपसर्गा के। यदि आप बच्चों को जाते हैं पढ़ाने कि उपसर्ग, बच्चों आज आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाएंगे। कक्षा 10वीं में उपसर्ग दिया है अनुपसह निर्प्रति यथा। इतने ही उपसर्ग को बताए गए हैं, जबकि कक्षा 7वीं में पूरे के पूरे 22 उपसर्ग हम लोग पढ़ाते हैं। क्लास 8 में भी पूरा 22 उपसर्ग पढ़ाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ाते हैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप हमारा साथ देंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो आपको भी आनंद आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उपसर्गों को याद करने की सिलसिला पहले शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने पुरातन काल से यह विधा दी है कि या तो कभी समझ लो फिर याद कर लो, या तो फिर कभी याद कर लो फिर समझ लो। तो दो विधि हम लोगों के पास दी है। और पहले हमने आपको पहले सत्र में बताया था कारक विभक्ति, तो आगमन विधि से बताया था। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो निगमन विधि से बताने वाले हैं। और निगमन विधि, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधियां हैं। और जब भी आप लेसन प्लान लिखते हैं या लिखें भविष्य में, तो आगमन विधि और निगमन विधि का वर्णन अवश्य करें कि बच्चों के बीच आप किस विधि से प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने शिक्षण कार्य को कैसे कर रहे हैं, तो विधि का वर्णन अवश्य करें। कारण ये होता है कि जब आप कक्षा में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो कभी कभी हालात बेस्ड एजुकेशन होते हैं, यानी परिस्थिति अनुसार, परिस्थिति अनुकूल अध्यापन। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को हम लोग पहले से ही कर देते हैं कि बच्चों अगले दिन हम लोग ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ेंगे, विशेष नॉलेज गेन करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे। तो उसके लिए आपको याद करना होगा इन सूत्रों। तो कैसे याद करना है वो पहले आपको बता देना होगा। और सूत्र पर हम जिक्र करें, सूत्र की व्याख्या करें उससे पहले आइए हम लोग पहले इसको याद करने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को हो सकता है याद हो सकता है किसी को याद ना हो। तो मैं किसी को सिखाने नहीं आया, अपने ही ज्ञान का पुनरावृत्ति करने आया। और मैं कैसे पढ़ाता हूँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ बोलेंगे प्रपरापस प्रपरापस
बोलनी चाहिए जरा मेरे मैंने आप लोग का प्र परा प्र परा प्र परा अपसम है ना, ये प्र परा अपसम प्र परा अपसम। कंटिन्यू कीजिए थोड़ा सा रिदम प्र परा अपसम प्र परा अपसम प्र परा अपसम। तो इस तरह से 4 जो है उपसर्ग बिल्कुल बच्चों के दिमाग में आ जाएगा 2-4 बार यदि आप करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बहुत सुगम विधि है याद करने और कराने। तो आपको शायद पता होगा, सभी को पता है कि कोई भी पद 4 चरण में होता है। तो ये अव्यय हमारा कितना है 22। तो इसको हम क्यों ना 4 चरण में कर दें, 4 चरण में कर देंगे तो हमारा ये पद्य बन जाएगा। और पद्य बन जाएगा तो बच्चे को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि बच्चे जब उपसर्ग याद कर लेंगे ना तो आगे जब अव्यय भाव समास पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भाव प्रत्यास शब्द प्रातिभाव पश्चात अनुपूर्व योग पद सादृश्य साकल्यान इन सभी वचनों के योग में वो उचित उपसर्ग का प्रयोग कर पाएंगे और अव्यय भाव समास का विग्रह कर पाएंगे। अतः परम आवश्यक हो जाता है माध्यमिक स्तर पे अथवा उच्च स्तर पे, दोनों स्तर पे बच्चों को उपसर्ग याद करना परम आवश्यक हो जाता है। तो आइए पुनः एक बार प्र परा अपसम अनुअवनिस्निर अनुअवनिस्निर अनुअवनिस्निर। मैं अभी व्रत पूछने वाला ठीक इसी धुन में सुनूंगा, इसलिए यदि आप गुनगुनाएंगे बोलेंगे तो आनंद आ जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्र परा अपसम अनुअवनिस्निर दुष्दुर्विआ दुष्दुर्विआ नी अधि अपि अति नी अधि अपि अति। देखिए आप स्क्रीन पर देख करके बोल सकते हैं प्र परा अपसम अनुअवनिस्निर दुष्दुर्विआ दुष्दुर्विआ नी अधि अपि अति नी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति सुउत अभिप्रति सुउत अभिप्रति। तो आशा करते हैं कि आपको यह गायन विधि अच्छी लगी होगी और लास्ट में 2 बच जाते हैं परि उप परि उप, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम एक हमारे सह शिक्षक जो है वृंद हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो आकर के इसी लय से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो सर्वेन्द्र महोदय निवेदयामि भवान् अत्र आगच्छन्तु। आगत्य येनैव प्रकारेण मया अत्र उपस्थापितं तेनैव प्रकारेण भवान् अपि उपस्थापितं कुर्वन्तु। प्र परा अपसम अनुअवनिस्निर दुष्दुर्विआ नी अधि अपि अति सुउत अभिप्रति परि उप। बहुत बढ़िया, आपने इस तरह से तो बच्चों को इसी ढंग से उपसर्ग पढ़ाना है। आपको शायद पता होगा हमारे बीच
नई शिक्षिका हैं और नए जोश के साथ हैं और नए बच्चों को बताएंगी और इनके पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। तो अब मैडम जी आएंगी और क्या नाम है इनका? सुमाई दत्ता। तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा कि वो भी आकर के अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करें और वो भी बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वो यहाँ पर जरा रिहर्सल कर लें उसकी। तो आइए सुनाई दत्ता मैम। नमस्ते, मेरा नाम सुमाई दत्ता है और मेरी हिंदी थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि मेरे पास से नहीं आई। तो सर सिर्फ 7 और 8 में है, तो 7 में और 8 में मैंने पढ़ाया है सर उन लोगों को। तो मैंने एग्जाम्पल दे देकर उदाहरण से पढ़ाया है और जैसे उपहार, उपजोड़हार, जैसे और अनुमति, अनुजोड़मति, ऐसे जोड़ तोड़कर उन लोगों को याद करवाया है। बस सर आपने जो अभी दिखाया ना गाने के साथ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम तो अभी ऐसे ही उन लोगों को सिखाऊंगी। मैं प्रवरापसम अनुअवनिसने दुस्तुरबिआम मी अधि अपिपति अति सुउत अभिप्रति परि उप। देखिए आज एक बच्चा ने हमसे पूछा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चे ने हमसे पूछा सर आप ऐसा कर कैसे लेते, ऐसा कर कैसे लेते? तो मैंने बच्चों को बताया बस आप ही लोग से सीखते हैं। आप लोग एक बहुत बढ़िया गाना गा रहा था एक बच्चा, रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जब बच्चा ऐसे गा रहा था तो मेरे को लगा कि जब ऐसे गा रहा है लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं, है ना? तो शायद हम भी अपने पाठन में इसको समावेशित कर लें तो बच्चे हमको सुनेंगे, बच्चे इधर उधर नहीं देखेंगे, हम ही को देखेंगे, है ना? आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे और जब हम आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं तो बच्चे ना चाहते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, कह कऊ की कम कऊ कान किन काव्यम के कस्मै काव्यम केभ्यः कस्मात् काव्यम केभ्यः कस्य कयोगेषां कस्मिन् कयोगेषु कस्मिन् कयोगेषु। इस तरह से बच्चों को हम गायन विधि से, अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि सब लोग याद करके आ जाए, नहीं याद करेंगे तो ये हमें उपसर्ग बच्चों को पढ़ाना होगा। परालपसम अनुअवनिसने अनुअवनिसने दुसुदुर्वी अम्मी अधि अभि अति सुउत अभिप्रति परि उप। इसको मैंने लयबद्ध तरीके से सेट किया है। कभी इधर हो जाता था, कभी उधर हो जाता था। बनाते समय में जब मैं इसको सेट कर रहा था तो आखिरकार बन गया। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। पहले पेज पे आते हैं। उपसर्ग होता क्या है? तो महर्षि पाणिनि जी, जब भी व्याकरण की बात हो और महर्षि पाणिनि जी की बात ना हो तो महर्षि पाणिनि हम लोग को कहते होंगे कैसा
लोग हैं क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए महर्षि पाणिनि की जय। और महर्षि पाणिनि जी ने हमें जो अष्टाध्यायी दिया है उस सूत्र में लिखा है प्रादय। मैं बच्चों को कहता हूँ यदि कोई आ जाए बाहर से पूछने वाला कि बोलो बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं, तो सीधे बोल देना प्रादय। बस अब आप समझते रहिए प्रादय क्या होगा। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रादय। अब विशेष जानकारी लेना है तो बैठ के क्लास में बताएंगे, ठीक है। फिर आगे अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा नाम प्रयोगः क्रिया योगे भवति, ठीक है। अब गतिश्च गत्यर्थक धातु अपि एवमेव उपसर्ग रूपेण प्रयुज्यते। अतः उपसर्ग प्रश्न के अनुसार गतिश्च संख्या सूत्र गतिश्च का है, तो ये उन्हें गति लाना होगा और लाने के लिए मैंने लिरिक्स ला दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। चलिए अब आगे देखें व्याख्या इसकी। उपसर्गणाम संबंधिनः, उपसर्गों से संबंधित विशिष्टा अंशा आधा संकलिता सन्ति। नीचे संकलित किया गया है मेरे द्वारा। कुत्रचित् द्वौ अथवा त्रय उपसर्गा अपि धातुभ्यः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। कहीं पर आप देखेंगे कि दो या दो से अधिक उपसर्ग भी एक साथ इकट्ठे जुड़े रहते हैं। जैसे व्याकरोति, वी आ करोति, है ना, वी आ करोति, व्याकरोति, समुदाहरति, सम है, उद है, आ है और हरति है, समुदाहरति। यह प्रायः इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है क्लास 10 वालों से, तो थोड़ा सा बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादातर वो देखते हैं कि एक ही उपसर्ग होता है, एक क्रियापद होता है, एक उपसर्ग होता है, बस इसको अलग कर दो इसको। जैसे अपमान, जैसे मैडम बोल रही है कि इस तरह से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यदि उसे याद रहेगा ना उपसर्ग पूरा, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो गलती नहीं करेगा, ठीक है। शब्दों को तोड़ तोड़ करके वो पूरा अलग अलग कर देगा। ये हिंदी वालों में चल जाएगा, क्योंकि हिंदी वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, संस्कृत वालों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि संस्कृत की विशेषता है अनेकता में एकता। अनेक शब्दों का समावेश एक वर्ड, एक शब्द, ठीक है। राजा का पुरुष, राज्ञा पुरुषः, गंगा के समीप, उपगंगम। तो ये संस्कृत की हमारी विशेषता है कि बड़े बड़े शब्दों को, बड़े बड़े वाक्यों को हम छोटे से शब्दों में कह देते हैं। यही व्याकरण की खूबसूरती है, संस्कृत व्याकरण की। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कुत्रचित् द्वौ अथवा त्रय उपसर्गा भी धातुभ्यः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। यथा जैसे वी आ करोति, या करोति। अब यहाँ पर वी आ करोति कैसे हो गया, तो यहाँ पर संधि का पूर्व ज्ञान बच्चे के पास है, ई का य हो गया, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हमें उपसर्ग पढ़ाना है, ठीक है। यानी कि उपसर्ग पढ़ाने से पहले आपको संधि थोड़ा बहुत बच्चों को बताना होगा, ठीक है। दीर्घ संधि तो स्वर संधि तो अवश्य बताने ही होंगे, तभी आप उपसर्ग सही ढंग से आप बच्चों को बता पाएंगे। या फिर यदि उपसर्ग संधि नहीं पढ़ाना है, यदि संधि सिलेबस में नहीं है, तो सरल उपसर्गों का चयन करेंगे और वही बताएंगे। जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा बच्चों का, वैसे वैसे हम लोग उपसर्गों का किसी शब्दों के साथ योग करके हम लोग बताएंगे, उनके मस्तिष्क के आधार पर, उनके क्षमता के आधार पर। जैसे समुदाहरति, अब ये इस तरह का जो है कक्षा 7वीं में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सन जमा दिशति, सन दिशति। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं, प्रश्न जो सेट किए जाते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके सेट करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बीएड किया है ना, पूरे मनोयोग से किया है, गोल्ड मेडल पाया है। और ऐसा नहीं कि फर्जी वाला किया है, हम लोग पूरी ईमानदारी से बीएड किया और उसमें बताया गया था कि प्रश्नों को जो रखने की शैली होती है ना,
उस शैली में क्या होना होता है कि कुछ निम्न स्तर के जो मानसिक स्तर वाले बच्चे हैं उनके लिए होना चाहिए, कुछ मध्यम वाले के होना चाहिए, कुछ स्तर के बच्चों के लिए होना चाहिए। तो हर एक स्तर के मानसिक लेवल को ध्यान में रख करके प्रश्न निर्माण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बस सभी किए जा रहे हैं। तो इस बात का आगे से ध्यान रखा जाए कि हर एक स्तर के बच्चों को मौका लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि ये हमारे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग प्रश्न चयनित करते हैं तो हम लोग उसमें ऐसे ऐसे वर्ड भी देते हैं, और जैसे उपहार, जैसे मैंने कहा कि उपहार, तो ऐसा भी रहता है, लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है जैसे समुदाहरति, कुछ ऐसा भी रहता है। कभी एक शिक्षक हमको कह रहे थे टेलीफोन पे, सर आपके क्वेश्चन ना सभी बच्चे नहीं बना पाएंगे। प्रश्न पत्र का मतलब ही होता है कि सभी स्तर के बच्चे बना पाए अपने अपने स्तरानुसार, ठीक है, अपने स्तर के अनुसार। तो सम उद आहरति समुदाहरति सम जमा दिशति सम दिशति, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे देखेंगे धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्दरूप, धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्दरूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये इसकी व्याख्या कर देंगे बच्चों को उदाहरण दे करके, जैसे प्रभवती है ना, देखिए दिया है ना, धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग करते हैं, है ना। तो इस सब ये जो आपके सामने दिख रहा है उपसर्ग की व्याख्या, शब्द का उपसर्ग की परिभाषा, उसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से बच्चों के बीच स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। और जो विशिष्ट बालक है, जो विशेष तरीके का बालक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते इति एव उपसर्गः। तो गंगा हिमालय प्रवृत्ति शिष्य गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, राम भवन्तम अवगच्छति, राम आपको जानता है। आगे देखें, अब विशेष रूप से हम जब उपसर्ग पढ़ाने आए हैं तो पूरा संपूर्ण जानकारी उपसर्ग से संबंधित हम बच्चों को दें, ताकि बाद में उसको दोबारा पुनः किसी के सामने फिर जाकर के उपसर्ग ना पढ़ना पड़े। आप पढ़ाएं, दैट मीन्स कि आप बहुत पूरा नॉलेज के साथ बच्चों के सामने आए हैं और उसको बच्चों को पूरा देंगे 100%। ऐसा नहीं कि कल बताएंगे परसों बताएंगे। जब पढ़ाने आए हैं तो लेसन प्लान के साथ, पूरे तैयारी के साथ, ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि अब आगे हमको अब ये नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया पूरे मनोयोग से, ठीक है। अब उसका अभ्यास करना है, उसके बाद हम लोग अभ्यास देंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि हमने आपको बताया है कि निगमन विधि से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए सब पहले हम सूत्र बता रहे हैं, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही सूत्र बताना है बच्चों को, और उस सूत्र की परिभाषा को, जो सूत्र में जो लिखा है, उसको एक उदाहरण में हमें प्रदर्शित करना है। तो प्रादिगणे, प्रादिगण, अब ये गण पाठ, धातु पाठ, पुनादि कोश, लिंगानुशासन है ना, अष्टाध्यायी, ये सभी के सभी हमारे व्याकरण के ये क्या है, भाग हैं। और ये प्रादिगण, तो प्रादिगण में जो निर्दिष्ट शब्द हैं और उनका प्रयोग यदि क्रिया योग में हो रहा है तो उपसर्ग संज्ञक कहलाते हैं। वैसे बहुत सारे शब्द हैं, करीब पुनादि कोश मैंने पढ़ा था, पुनादि कोश में करीब 2300 शब्द हैं, लिंगानुशासन में 3200 है, अष्टाध्यायी में 3987 है, ठीक है। तो इस तरह से धातु अष्टाध्यायी, लिंगानुशासन, पुनादि कोश और घन पाठ, तो ये सारे के सारे मैंने पढ़ा। तो इसमें
हमें ये पता लगा कि प्रादिगणे निर्दिष्ट, प्रादिगण में जो निर्दिष्ट शब्द हैं और उनके योग में यदि कोई क्रिया हो रही है तो उनको ही हम सर्वसंज्ञक मानेंगे, बाकी और सब बहुत सारे जो गण हैं उनमें शब्द हैं उनको नहीं मानेंगे। अस्मिन् गणे विद्यमानाः शब्दाः यदा क्रियाया योगे प्रयुज्यन्ते तदा तेषाम् उपसर्गः इति संज्ञा भवति। सर्वे अपि उपसर्गाः ते प्राग्धातुः इति सूत्रेण धातोः पूर्वम् एव उपयुज्यते। अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया। आप में से किसी बच्चे ने क्या कभी पूछा है कि सर ये बताइए उपसर्ग को पहले ही क्यों रखें? किसी ने पूछा है? हमसे तो पूछा था जब मैं डीएवी लेहर में पढ़ा रहा था, तो वो हमारे साथ बहस करने लगा, आप गलत पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं आता है, उपसर्ग पीछे लगता है, प्रत्यय आगे लगता है। बहुत बढ़िया, किसने बोला? बस हमारे टीचर ने बताया था। लेकिन बहुत अच्छी बात है, उपसर्ग जो होता है वो पहले ही होता है। क्यों होता है इसका जवाब यहाँ पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है। उपसर्गाः ते प्राग धातु पूर्वम, प्रादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं यदि धातु के साथ प्रयोग हो रहे हैं तो कहते हैं ते प्राग धातु। पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी कहते हैं नियम बताए वो कि जब भी उपसर्ग का प्रयोग होगा तो धातु से पहले होगा या फिर सबसे पहले होगा। यही ते प्राग धातु। इस सूत्र को आप लिख लें और बच्चों को बताएं कि ते प्राग धातु महर्षि पाणिनि जी बताते हैं अपने अष्टाध्यायी में कि जब भी उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा तो धातु से या किसी शब्द से पहले ही प्रयोग करेंगे, न कि बाद में। चलिए आगे चलते हैं। उपसर्गस्य योजनेन धातोः परिवर्तनं संभवति। उपसर्ग के योग होने पर संभव है कि परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए हम सभी यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन आप देख पा रहे हैं। कभी एक कक्ष हुआ करता था, बच्चे यहाँ होते थे, लेकिन आज हम सभी हैं अपने ज्ञान को संवर्धित करने के लिए उपस्थित हैं। तो ये परिवर्तन आया। तो जब भी कोई भी कहीं जाएगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन लेके जाएगा या लेके जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्गस्य योजनेन धातोः परिवर्तनं संभवति। उपसर्गस्य योजनेन धातोः पदे परिवर्तनं संभवति। यथा अवकाशः, यथा जी, अभिभवे, भवादिगण का ये सूत्र है ये। इति धातु प्रश्नैपदस्य प्रत्यान् स्वीकरोति। ये प्रश्नैपदी धातु, प्रश्नैपद जो धातुएं होते हैं उनके प्रत्यय को स्वीकार करता है, परंतु वी उपसर्ग उपस्थितौ, वी उपसर्ग की उपस्थिति में परा उपसर्गस्य उपस्थितौ च विपराभ्याम जे। ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इन्हें हम सभी को जानना चाहिए कि इत्यनेन अस्मात् केवलम आत्मनेपदस्यैव प्रत्याभूयते। अब ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग मैं भी प्रश्न पूछूंगा आपको, जो पढ़ा रहा, जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूछूंगा कि आत्मनेपदी धातु के साथ कौन से उपसर्ग लगते हैं और प्रश्नैपदी धातु के साथ कौन से उपसर्ग लगते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जी अभिभावे इति धातु प्रश्नैपदस्य प्रत्यान् स्वीकरोति, परंतु वी उपसर्गस्य उपस्थितौ, वी उपसर्ग की उपस्थिति में, परा उपसर्ग की उपस्थिति में विपराभ्याम ये कहता है कि ये केवल आत्मनेपदी प्रत्यया विधीयते, आत्मनेपदी धातुओं के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा।
और लगेगा भी तो विकल्प से लगेगा अयं धातु मूल रूपेण आत्मनेपदी स्वीक्रियन्ते रमु परंतु यां परिभ्याम ये रमः इति सूत्रेण वि रम आ रम परि रम एतेभ्यः केवलं प्रश्नपदस्य प्रत्यया विधीयते। यहाँ पर प्रश्नपदी और देखिए आगे कहते हैं कि उपसर्गस्य योजनेन उपसर्ग के जुड़ने से धातु कैसे हो जाते हैं, कौन बताएंगे? उपसर्ग के जुड़ने से धातु कैसे हो जाते हैं? हाँ जी श्रीमान, उपसर्ग के जुड़ने से धातु कैसे हो जाता है? धातु के भेद आपको सबको पता होगा। सकर्मक धातु होता है, अकर्मक धातु होता है, एक आत्मनेपदी प्रश्नपदी भी है। तो धातु के लगने से मैंने उपसर्ग के लगने से वो धातु कैसे हो जाते हैं, क्रियापद कैसे हो जाते हैं? धातु अब देखिए, आप ध्यान रखिएगा, उपसर्ग के जुड़ने से, याद रखिएगा, उपसर्ग के जुड़ जाने से धातु जो होता है अकर्मक धातु कुछचित सकर्मक भवति। अकर्मक धातु कहीं कहीं पर सकर्मक हो जाता है, व्यवहार में उसका धातु रूप चला जाता है। क्वेश्चन तो आप गलत पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, उपसर्ग के जुड़ने पर अकर्मक धातु कहीं कहीं पर सकर्मक हो जाता है। और जैसे अस्था धातु है ना, मूल रूपेण अकर्मक है। अस्था धातु मूल रूपेण क्या है? अकर्मक है। जैसे तिष्ठति, किम तिष्ठति, नहीं पता चलेगा ना, हाँ किम तिष्ठति, तो प्रश्न तो आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अस्था धातु जो है ये सकर्मक हो जाएगा यदि हम यदि उपसर्ग लगाते हैं। जैसे उपस्थापयति है ना, प्रश्नम उपस्थापयति, तो ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया, हो गया सकर्मक। तो अगर स्थापयति, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है और जो भी इंटरव्यू देते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं, है ना। तो ये चूंकि हमसे पूछा गया था इसलिए मैंने इन सबको डालने का प्रयास किया, जो हमसे पूछ लिया गया था और घुमा घुमा के पूछा जा रहा था। फिर मैंने कहा अस्तु महोदय प्रतीयते यत् केवलं लिखित्वा अत्र आगतं, केन प्रकारेण यः समक्षे अस्ति तेन प्रकारेण नीच प्रदर्शनं करणीयं वर्तते एवं खलु। तर्हि मया पृष्टं महोदय भवन्तः जानन्ति कति उपसर्गाः, के उपसर्गाः, तर्हि झटति पलायति शीघ्रम् अपलायत, सः मानवः शीघ्रम् अपलायत, पुनः दर्शनमपि न भवति। तो तर्हि आगच्छन्तु। तो मैं बात कर रहा था कि इनको हमें ध्यान रखना है, अपने ज्ञान को संवर्धन करने के लिए आए हैं तो संवर्धन करके जाएं, ठीक है। केवल बच्चों को बताना ही नहीं है, अपने नॉलेज को भी अपडेट करना है। तो इसलिए अब इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 11th में आ रहा था, 11th के प्रश्न में मैंने देखा है प्रश्न पत्र, क्योंकि हमारे पास कई बच्चे आ जाते हैं कि गुरुजी ये बताओ जरा क्या क्या होगा, इसमें कैसे होगा, तो क्या क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि उपसर्ग के लगने पर कुछ अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाते हैं, परंतु उपसर्गस्य उपस्थितौ अयं धातु सकर्मकत्वं प्राप्नोति, अतएव च विष्णुः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति, विष्णुः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति इति प्रयोगः संगच्छते। मैंने विष्णु जो है वैकुंठ में विराजमान होते हैं, ऐसा प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखें। उपसर्गस्य योजनेन सकर्मक धातु कुछचित् अकर्मकः भवति, यथा कर्मणि धातु,
अभी आपने देखा, क्या देखा, सकर्मक हो जा रहा था ना, अभी आपने देखा सकर्मक हो जा रहा था धातु। अब क्या है, कहीं कहीं पर अकर्मक भी हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से धातु है जहाँ अकर्मक हो जाता है? तो गमलरी कतौ, गमलरी कतौ ये धातु पाठ का एक सूत्र है, भवादिगम का सूत्र है। तो पहला पाद का 1037वां ये है सूत्र है। इति धातु मूल रूपेण सकर्मका अस्ति, अतएव रामः वनं गच्छति, रामः वनं गच्छति इत्यत्र वन पदार्थस्य कर्मसंज्ञा भवति। रामः वनं गच्छति, अतएव अत्र वन पदार्थस्य कर्मसंज्ञा भवति। वन शब्द की कर्म संज्ञा हो गई है ना। क्यों हो गई भाई? क्योंकि उपसर्गस्य योजनेन सकर्मक धातु अकर्मक अभवत्। अतएव रामः वनं गच्छति इत्यत्र वन पदार्थस्य कर्म संज्ञा भवति, परंतु सम उपसर्ग उपस्थितौ अयं धातु अकर्मकत्वं प्राप्नोति। अब यहाँ पर यदि सम उपसर्ग लग जाएगा, गच्छति देखा ना आपने, गच्छति वनं गच्छति है ना, वनं गच्छति है तो क्या हो गया, वनं गच्छति, यहाँ पर वन क्या है, कर्म है ना, वन कर्म है। लेकिन अब देखिए, अब यदि हम बोलेंगे सम के साथ लगाएंगे गच्छति को तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, संगच्छति, क्या बनेगा, संगच्छति। तो यहाँ पर ये अकर्मक हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्रियापद होगा वो अकर्मकत्व प्राप्त होती है। क्यों? सम उपसर्ग के लगने के कारण। नद्यः संगच्छन्ते, नद्यः संगच्छन्ते, आप देख पा रहे हैं, नद्यः संगच्छन्ते। आगे देखिए, उपसर्गाः प्रादि संज्ञकाः, कटिश संज्ञकाः, निपात संज्ञकाः, अव्यय संज्ञकाः, प्रातिपदिक संज्ञकाः च सन्ति। उपसर्ग कैसे होते हैं? उपसर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो उनको हम लोग प्रादि संज्ञक, गति संज्ञक, निपात संज्ञक और अव्यय संज्ञक के रूप में जानते हैं। तो ये कुल कितने, चार अलग अलग रूपों में हम उपसर्ग को जानते हैं, ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञक, तो सर्वे अपि उपसर्गाः, सभी उपसर्ग प्राधिकरणे विद्यन्ते, अतः प्रायः, सभी उपसर्ग प्राधिकरण में पढ़े गए हैं, इसलिए इन्हें प्रायः करते हैं। प्र आदि इत्यनेन तेषां प्रादि संज्ञा अस्ति, अतएव एवमेव एते सर्वे किं भवन्ति, उपसर्गाः किं भवन्ति, उपसर्गाः निपाताः, उपसर्ग शब्दाः निपाताः भवन्ति। निपाताः इत्युक्ते कदाचित् धातोः पूर्वम् आगत्य कदापि मेलनं करिष्यति, निपातनं भविष्यति कुत्रापि। एतदर्थं प्राग्रे स्वारादि निपाताः इत्यनेन सूत्रेण लिखितमस्ति। महर्षिपाणिना उक्तं कि प्राग्रे स्वरादि निपाताः अस्मिन् अधिकारे पठिताः सन्ति, अतः एते निपात संज्ञकाः। ततश्च अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, जो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या कहीं बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग के साथ धातु जब लगते हैं तो ऑप्शन दे दिया जाता है, ऑप्शन दिया रहता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन याद रखिए कि उपसर्ग के साथ जब धातु लगते हैं तो वो निपात संज्ञक तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो अव्यय के रूप में कार्य करने लग जाते हैं।
इसलिए झा सर ने जब बताया आपको अव्यय विभक्ति समी संबंधी, तो वो सारे के सारे अव्यय सूचक शब्द हो जाते हैं। अव्यय पर अव्ययभाव समास में जो भी पद हैं वो सब के सब क्या है, विभक्ति को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, अव्यय पद के रूप में कार्य करते हैं। तो अव्यय पद स्वरादि निपात अव्यय है, स्वरादि निपात जो भी है ये सभी के सभी क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो अभी कुछ आगे देखें। उपसर्ग तिङन्तयोर मध्ये समासः न विद्यते। उपसर्ग और तिङन्त धातु यदि है, इसी को कहते हैं तिङन्त। तिङन्त जिनसे कि धातु रूप बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे उपसर्ग तिङन्तयोर मध्ये समासः न विद्यते, कभी भी इनके साथ समस्त पद नहीं बनता उपसर्ग के साथ। ठीक है, परंतु संधि अवश्य भवति, संधि अवश्य हो जाती है। जैसे संयमा गच्छति, संग गच्छति, है ना, म का क्या हो गया, न हो गया ना, संग गच्छति। तो यहाँ पर संधि अवश्य होगी परंतु समास बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, प्रणमति, प्रणमति, प्राजयते इत्यादिषु शब्देषु उपसर्गः इति भिन्नं